टारगेट विद अनिल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है हिंदी वर्ण रचना के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे जिह्वा के आधार पर स्वर वर्ण के भेद। तो आज की क्लास को शुरू करने से पहले पिछली 3 क्लासों में हमने जो कुछ भी पढ़ा है उसको पहले एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लेंगे ताकि आज की क्लास को आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि वर्ण किसे कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और जब इसी ध्वनि को हम लोग लिख के प्रदर्शित कर देते हैं तो वह वर्ण में बदल जाती है। और वर्ण और अक्षर में अंतर भी स्पष्ट किया था, यानी जब किसी वर्ण में कोई स्वर जुड़ जाता है तो उसे अक्षर कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत मूल वर्णों की संख्या 44 है और कुल वर्णों की संख्या 52 है। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। और हमने ये भी पढ़ा था कि वर्णों का वर्गीकरण 3 रूपों में किया गया है। कितने रूपों में? 3 रूपों में। सबसे पहले उच्चारण स्थान के आधार पर, फिर वायु संवेग के आधार पर और तारत्व के आधार पर। तो हमने लोगों ने उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर और व्यंजन वर्ण के अलग अलग भेद पढ़े थे। स्वर वर्ण के 4 भेद पढ़े थे। कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर और प्लुत स्वर। और व्यंजन वर्ण के 5 भेद पढ़े थे। स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म संघर्षी व्यंजन, आगत व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। तो इस प्रकार हमने स्वर और व्यंजन के अलग अलग भेद पढ़े थे। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था वायु संवेग के आधार पर व्यंजन वर्ण के भेद। वायु संवेग के आधार पर व्यंजन वर्ण के 2 भेद थे, अल्प प्राण और महाप्राण। उसके बाद तारत्व के आधार पर हम लोगों ने व्यंजन वर्ण के भेद पढ़े थे। कौन कौन से? घोष और अघोष। तो इस प्रकार हमने पिछली 3 क्लासों को कंप्लीट किया था। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जिह्वा के आधार पर स्वर के भेद। जो कुछ चीज़ें थी जो उनमें नहीं आ पाई थी, कुछ चीज़ों को अलग से पढ़ाना है। तो आज की क्लास में सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद हम लोग विराम चिन्ह और पढ़ेंगे इस चैप्टर में। उसके बाद हमारा वर्णमाला चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक है, आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो जिह्वा के आधार पर स्वर वर्ण के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2। तो जिह्वा के आधार पर स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3। कौन कौन से? अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्र स्वर का मतलब होता है कि हम लोग किसके आधार पर पढ़ रहे हैं? जिह्वा यानी जीभ के आधार पर। तो अग्र स्वर में क्या होता है? जो हमारी जीभ है, अग्र स्वर में जीभ, जब अग्र स्वरों का उच्चारण किया जाता है तो जीभ का अगला हिस्सा प्रयोग किया जाता है। कौन सा? अगला हिस्सा प्रयोग किया जाता है। जिन वर्णों को बोलने में जीभ का अगला हिस्सा प्रयोग होता है तो उनको क्या कहेंगे? अग्र स्वर। और इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4। और मध्य स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में, यानी जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग प्रयोग में आता है उनको क्या कहेंगे? मध्य स्वर। क्या कहेंगे? मध्य स्वर। तो इनकी संख्या कितनी होती है? 1। और कौन सा है? आ, छोटा आ के मध्य स्वर के अंतर्गत आता है। और पश्च स्वर, पश्च स्वर में क्या होता है कि जो हमारा इनका जब हम लोग उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ का पिछला भाग प्रयोग में आता है। और इनकी संख्या 6 होती है। कितनी? 6 होती है इनकी संख्या। तो अग्र स्वर के अंतर्गत आते हैं ई और ए, ऐ। तो इनमें जीभ का क्या अगला हिस्सा यूज में आता है। और कौन कौन से है? ई और ए, ऐ। इनकी संख्या 4 है। और इनमें क्या होता है? पश्च में जीभ का पिछला हिस्सा काम में आता है, इनकी पिछला हिस्सा प्रयोग में आता है, इसलिए इनको अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर कहा गया है। तो हम लोग इनको जिह्वा के आधार पर जब पढ़ते हैं तब इनको अग्र, मध्य और पश्च पढ़ा जाता है। अब हम लोग जान लेते हैं कि समृद्ध किसे कहते हैं। समृद्ध का मतलब होता है ऊंचा स्वर। ऊंचा स्वर का मतलब होता है, हम लोग किसके आधार पे पढ़ रहे हैं? जीभ के आधार पर। अब हमने ये तो मतलब कि पढ़ लिया है कि जीभ का अगला हिस्सा प्रयोग में आता है, पिछला हिस्सा प्रयोग में आता है। और अब हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे कि किस तरीके से प्रयोग में आता है, किस तरीके से प्रयोग में आता है। तो समृद्ध स्वर का मतलब होता है
कि ऊंचा स्वर का मतलब जब इनका समृद्ध स्वरों का जब हम लोग उच्चारण करते हैं तो क्या होती है, तो हमारी जीभ क्या ऊपर उठती है। जितनी हो सके तो हमें जीभ को क्या ऊपर उठाना चाहिए, यानी कि तालू में टच नहीं करनी चाहिए बल्कि ऊपर उठानी। जब हम ई का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ एकदम से टाइट हो जाती है और ऊपर के लिए जाती है, लेकिन तालू में टच नहीं होती। बोल करके देखेंगे ई, तो इससे क्या हुआ, हमारी जीभ जो है एकदम टाइट होकर के लिए ऊपर के लिए गई लेकिन टच नहीं हुई। तो समृद्ध का मतलब होता है ऊंचा, ऊंचा स्वर। तो इनकी संख्या कितनी होती है, 4। 2 आ जाते हैं अग्र स्वर के अंतर्गत, ई और उ। इनको बोलने में क्या होता है कि हमारी जीभ एकदम ऊपर के लिए उठती है। तो इस तरीके से हमने जान लिया कि समृद्ध स्वर किसे कहते हैं। और हम लोग देखते हैं कि अर्ध समृद्ध किसे कहते हैं। अर्ध समृद्ध को पढ़ने से पहले हम लोग विवृत के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये जस्ट अपोजिट है। हमने समृद्ध में पढ़ा कि जीभ ऊपर उठती है, और जब विवृत का उच्चारण करते हैं तो क्या होता है, विवृत का मतलब होता है नीचा स्वर। क्या होता है, नीचा स्वर। तो इनमें क्या होता है, जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ जो है नीचे के लिए आती है। जैसे कि इनकी संख्या कितनी है, विवृत की संख्या केवल 1 है। कितनी है, 1 है। तो जैसे आ का उच्चारण करेंगे, आ, तो हमारी जीभ जितनी हो सके उतनी नीचे के लिए आई है। मुंह पूरा खुला और जीभ नीचे के लिए, नीचे वाले तालु में आई है। तो इसलिए विवृत का मतलब क्या होता है, नीचा स्वर, यानी कि हमारी जीभ जो है नीचे आती है। हम लोग जिह्वा के आधार पर पढ़ रहे हैं, इसीलिए जीभ को ऊपर नीचे कर रहे हैं ना। अब हम लोग देखेंगे अर्ध समृद्ध किसे कहते हैं। जब अर्ध समृद्ध को बोलते हैं तो मुख का द्वार होता है ना, मुख द्वार, वो ना सकरा हो जाता है। और इनकी संख्या कितनी होती है, 2। जैसे कि ए कितना थोड़ा ही तो खुला है ना, द्वार क्या सकरा खुलता है, कम खुलता है। और ओ मुंह बिल्कुल कम खुलता है अर्ध समृद्ध में। और अर्ध विवृत में क्या होता है, मुंह अध खुला रह जाता है, पूरा नहीं खुलता है, अध खुला रह जाता है। इसमें क्या मुख का द्वार सकरा हो जाता है अर्ध समृद्ध में। और अर्ध विवृत में क्या होता है, मुख खुलता तो है लेकिन अध खुला रह जाता है, अर्ध विवृत। उसका नाम क्या है, अर्ध का मतलब आधा, विवृत का मतलब होता है फैलना। तो मुंह कैसा हो जाता है, आधा खुलता है। जैसे कि ए बोलेंगे तो ए थोड़ा ही तो खुला मुंह है ना, और उसके बाद पढ़ेंगे ओ ए, और आ को पढ़ेंगे तब भी थोड़ा, जब आ पढ़ते हैं एकदम रुक जाता है ना, ऐसे कह के आ। और जब बड़ा आ बोलते हैं तो पूरा मुंह खुलता है आ, लेकिन आ में थोड़ा एकदम रोक लिया जाता है मुंह, इसीलिए इसकी परिभाषा अर्ध विवृत की क्या, मुंह अर्ध खुला रह जाता है। इसमें कैसा रह जाता है, अर्ध खुला। और इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कौन कौन से, आई आती है और छोटा आ आता है, औ आता है, और ये डॉक्टर वाला है ना, इसको आगत स्वर भी कहते हैं, क्योंकि ये अंग्रेजी भाषा का वर्ड है। इसको क्या कहते हैं, आगत स्वर। आगत की परिभाषा होती है जो हमारे हिंदी भाषा में अन्य भाषाओं से आ गए हैं। आगत का वैसे हम लोग मेहमान समझते हैं ना, ये तो हम मेहमान के रूप में हमारे हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत आ गए हैं, इसलिए इसको आगत स्वर कहते हैं। तो इनकी अर्ध विवृत की संख्या कितनी होती है, 4। और विवृत की संख्या 1 होती है, और समृद्ध की संख्या 4 होती है, और अर्ध विवृत की संख्या 2 होती है। अर्ध समृद्ध की संख्या 2 होती है, और अर्ध विवृत की संख्या 4 होती है, और विवृत की संख्या 1 होती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने समझ लिया है कि जिह्वा के आधार पर स्वर वर्ड के भेद। अब हम लोग पढ़ेंगे ओष्ठ की आकृति के आधार पर। किसके आधार पर, ओष्ठों की आकृति के आधार पर। यानी कि जब इन स्वर वर्णों को बोलते हैं तो ओष्ठ की आकृति कैसी हो जाती है। तो ओष्ठ की आकृति के आधार पर स्वर वर्ण के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 2। कौन कौन से, वृत्ताकार स्वर और अवृत्ताकार स्वर। वृत्ताकार स्वर की परिभाषा है, ओष्ठ गोल हो जाते हैं। कैसे हमारे ओष्ठ हो जाते हैं, गोल। जब हम इन स्वरों को बोलते हैं तो हमारे ओठों की आकृति कैसी हो जाती है, गोल। और इनकी संख्या कितनी है, 5।
जैसे कि उ ऊ, इनको बोल के देखेंगे तो हमारे ओष्ठ अपने आप कैसे गोल हो रहे हैं, मुख ओष्ठों की आकृति कैसी हो रही है, गोल हो रही है। ओ औ, तो इनको बोलने पर बोल के देखेंगे ना मुख से, जब इनको बोल रहे हैं तो अपने आप हमारे मुख की यानी कि हमारे ओठों की आकृति कैसी हो रही है, गोल। और इस आगत स्वर को बोलते हैं तो तब भी हमारे मुख की आकृति कैसी हो जाती है, हमारे ओठों की आकृति गोल। ओ औ, इस तरीके से। और अवृत्ताकार की परिभाषा क्या होती थी, इनको बोलने पर हमारे ओठ क्या फैल जाते हैं, कैसे हो जाते हैं, फैल जाते हैं। जैसे बोल करके देखेंगे आ, तो ओठ अपने आप फैल गए। और ई ए तो इनको जब हमने बोला तो हमारे ओष्ठ कैसे हो गए, फैल गए। और जब इनको बोला तो हमारे ओष्ठ कैसे हो गए, गोल। ओठों की आकृति कैसी हो गई, गोल। तो इस तरीके से हमने जान लिया कि ओठों की आकृति के हिसाब से स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। और कौन कौन से होते हैं, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। अब हम लोग आगे और अब हम लोग पढ़ेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर के भेद। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर के 2 भेद होते हैं। कितने, 2 भेद। कौन कौन से, अनुनासिक और निरनुनासिक। कौन से, अनुनासिक और निरनुनासिक। अनुनासिक को सानुनासिक भी कहते हैं और निरनुनासिक को अनुनासिक भी कहते हैं। अनुनासिक का मतलब होता है जिन स्वर वर्णों को बोलने में नाक और मुंह दोनों का प्रयोग होता है वो आएंगे अनुनासिक के अंदर। और जिन स्वर वर्णों को बोलने में केवल मुंह का प्रयोग होता है वो आएंगे निरनुनासिक के अंदर। तो जैसे कि उदाहरण से देख लेते हैं, जैसे कि क्योंकि, कुआं, मुंह, इसमें क्या नाक और मुंह दोनों का प्रयोग हो रहा है। किसका, नाक और मुंह दोनों का प्रयोग हो रहा है। और जैसे कि आप, हम, इधर, उधर, इनमें क्या केवल मुंह का प्रयोग हो रहा है, इसमें नाक पर का प्रयोग नहीं हो रहा है। इस तरीके से हमने लोगों ने समझ लिया कि अनुनासिक और निरनुनासिक क्या है। अब कुछ ऐसे फैक्ट्स रह गए थे जो हम लोगों ने पढ़ नहीं पाए थे उनके अंतर्गत, लेकिन अब लोग अलग से पढ़ लेंगे। कैसे, अलग से पढ़ लेंगे। जैसे आ का उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ से। ई का उच्चारण कहाँ से होता है, तालव्य से। और ऊ का उच्चारण कैसा है, ओष्ठ है। और जो हमारी रीरी होती है इसका उच्चारण मूर्धन्य होता है। और ए और अ होते हैं, इनका उच्चारण कंठ और तालव होता है। ओ और औ का उच्चारण कंठोष्ठ होता है, यानी कंठ और ओष्ठ दोनों का प्रयोग होता है। ए और अ में किसका, कंठ और तालव यानी कंठ और तालु का प्रयोग होता है। और री में किसका, मूर्धन्य स्वर है ये इसमें, यानी कि हमारी जीभ क्या मूर्धा करके हमारे तालु में टच करती है। ओष्ठ का मतलब होता है कि इनके इसमें क्या होता है, हम ओठों की सहायता से इसको बोलते हैं। और एक चीज याद रख लें, सा एक तालव्य व्यंजन है। सा कैसा है, तालव्य व्यंजन है। जबकि हम लोग इसको बोलेंगे तो हम लोग बिल्कुल भी समझ नहीं पाएंगे कि ये तालव्य व्यंजन है। और जो षटकोण वाला सा है ये मूर्धन्य व्यंजन है। और यही केवल संस्कृत शब्दों में प्रयोग किया जाता है। संस्कृत के तत्सम शब्दों में ये वर्ण प्रयोग किया जाता है। कौन सा, षटकोण वाला सा। और ये वाला सा है जो छोटा वाला सा, ये एक दंत व्यंजन है। कुछ फैक्ट्स हैं जो हमने उसके अंतर्गत नहीं पढ़ पाए, इनको अलग से पढ़ना है। जैसे सा का छोटा वाला सा यानी कि सरौता वाला सा कौन सा है, दंत व्यंजन। और आगत स्वर की संख्या 1 होती है। ये जो ये किस भाषा से लिया गया, अंग्रेजी भाषा से हमारे हिंदी भाषा में आ गया। जैसे इसका ये स्वतः तो नहीं बोले जाते हैं लेकिन इनका प्रयोग होता है। जैसे कि ट्रॉफी, टॉफी, कॉफी, इनमें सब में इसका प्रयोग होता है आगत स्वर का। अयोग्य वह ध्वनियाँ, अयोग्य वह ध्वनियाँ कितनी होती हैं, 2 होती हैं, अनुस्वार और विसर्ग। ये न स्वर की श्रेणी में आती हैं न व्यंजन की श्रेणी में आती हैं। इनका वर्णों के अंतर्गत प्रयोग होता है। जैसे अंत में प्रयोग हो गया, अतः में प्रयोग हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने
जान लिया कि अयोग्य ध्वनियाँ क्या हैं और इनका नाम क्या होता है। अंग का नाम होता है अनुस्वार और आहा का नाम होता है विसर्ग। इसको याद कैसे रख लेंगे, आहा में क्या बाद में विसर्ग लगी है तो इसका नाम क्या हो गया, विसर्ग। अंग में क्या ऊपर बिंदी रखी है, जब विसर्ग वाला पता चल गया तो इसको अपने आप याद रख लेंगे अनुस्वार। तो इस तरीके से आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। बाकी की और सारी चीज़ें इसमें कंप्लीट हो चुकी हैं और केवल क्या रह गया, ब्राह्म चिन्ह, वो अगली क्लास में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। इस प्रकार हमारा वर्णमाला चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद अगला चैप्टर शब्द रचना शुरू करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। तो ठीक है, अब मिलते हैं अगली क्लास में।